हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर हरदा डिग्री कॉलेज हरदा, आपका हरदा डिग्री कॉलेज हरदा के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। स्टार्टिंग से मैं पार्टनरशिप के कुछ वीडियो आप तक पहुंचा चुका हूं। उसमें जनरल अकाउंटिंग यानी साझेदारी के सामान्य लेखे से लेकर के एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए साझेदार के प्रवेश तक की सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, किसी साझेदार की निवृत्ति क्या होती है। ठीक है ना, मतलब हमने एक रिकॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट पढ़ा था, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। उसी में एक पॉइंट जो थे कि भाई रिकॉन्स्टिट्यूशन में पुनर्गठन कितने प्रकार से हो सकता है। तो वहां हमने पहला पढ़ा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, साझेदारों के लाभ में परिवर्तन होकर के किया जा सकता है पुनर्गठन। या फिर उसके बाद एक पॉइंट पढ़ा था एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, नए साझेदार के प्रवेश करने पर किया जा सकता है। और आज एक पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। तो डेथ ऑफ पार्टनर उसका एक अगला भाग होता है। अभी हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, साझेदार की फर्म से निवृत्ति क्या होती है। ठीक है, जनरली जानते ही होंगे निवृत्त मतलब रिटायर होना मतलब काम को छोड़ना। ठीक है ना, तो हम उसकी बातों को समझते हैं। यहाँ पर ये इसका मीनिंग लिखा हुआ है। ठीक है, फर्म के किसी भी साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु की स्थिति में साझेदारी का जो अस्तित्व होता है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो अगर हम बात करें कि भाई रिटायरमेंट का मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि फर्म से कोई पार्टनर अपने आप को किन्हीं कारणों से अलग कर लेता है तो उसी प्रोसेस का नाम होता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, साझेदार की निवृत्ति। अब वो कारण बहुत सारे हो सकते हैं, अभी उन कारणों पर भी अपन चर्चा करेंगे कि कौन कौन से कारणों से कोई साझेदार अपने आप को फर्म से अलग करता है। ठीक है, तो बस ये चीजें हैं। आप यहां पर देखोगे उस कंडीशन में पूरी फर्म बंद नहीं होती है, फर्म चालू रहेगी, फर्म चलती रहेगी। वो एक साझेदार जो जाना चाहेगा वो अपने आप को फर्म से अलग कर लेगा, तो जो बचे हुए साझेदार रहेंगे, पार्टनर्स रहेंगे, वो उसका पूरा का पूरा शेयर, उसका जो भी होगा वो शेयर उसको वापस कर देंगे और बाकी फर्म को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो वो चीज इस पे है पृथक होना। ठीक है ना, निवृत्ति का मतलब होता है फर्म से क्या होना, पृथक होना, अलग होना। जिस प्रकार किसी फर्म में आवश्यकता पड़ने पर किसी नए व्यक्ति को प्रवेश दिया जाता है, उसी प्रकार से कोई व्यक्ति फर्म को छोड़ करके जा भी सकता है। मतलब कोई फर्म में आ भी सकता है और कोई फर्म से जा भी सकता है। आता है तो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर कहलाएगा और जाएगा तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, किसी साझेदार की निवृत्ति के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, अब अपन ये यहाँ पर पूरी डिटेल दी हुई है, ये आप चाहो तो इसका इंग्लिश भी देख सकते हो, इंग्लिश में भी पूरी डिटेल दी हुई है उसकी। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट कौन सा लगता है, 1932 1932 लगता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सेक्शन 32(1). ठीक है, ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं हम। निवृत्ति के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। ठीक है ना, निवृत्ति यानी फर्म से कोई जब व्यक्ति अलग होता है तो उसके रीजन कौन कौन से हो सकते हैं। तो रीजन में आप देखोगे यहाँ पर अस्वस्थता, यदि वो कंटिन्यू बीमार है, ठीक है ना, अब वो अपना उसका स्वास्थ्य जो है वो कहीं ना कहीं हेल्थ जो है वो प्रॉब्लम कर रही है। ठीक है ना, वो उसको बिजनेस की बहुत सारी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करने देती है या जो भी कंडीशन बनती है, तो वो चाहे तो अपने आप को फर्म से अलग कर सकता है। तो बीमारी के कारण कर सकता है, वृद्धावस्था के कारण फर्म से अपने आप को अलग कर सकता है। एक और पॉइंट होता है डिस्प्यूट्स, हो सकता है कि उसके आपस में कोई मतभेद हो गए हो पार्टनर्स के बीच में, अब वो उनकी पार्टनर्स की जो भी कंडीशन है उससे वो सहमत नहीं है, तो फिर ऐसी कंडीशन में फर्म से अपने आप को क्या कर सकता है, अलग कर सकता है। दिवालिया हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए तो अपने आप को अलग कर लेगा। व्यापार में लॉस हो रहा है, अब लगता है कि यार ये लॉस रिकवर नहीं हो पाएगा और धीरे धीरे लॉस बढ़ता ही जाएगा, तो वो चाहता है कि भैया मेरे को व्यापार नहीं करना, अपने साथ में व्यापार नहीं करूं, तो वो अपने आप को फर्म से अलग कर सकता है। इस प्रकार से ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके कारण वो अपने आप को फर्म से अलग कर सकता है। ये यहाँ पर उसकी कंडीशन इंग्लिश में भी दी हुई है पूरी। ठीक है ना, इस तरह से आप एक कंप्लीट
थ्योरी का क्वेश्चन भी तैयार इस पे हो जाएगा कि रिटायरमेंट के कौन कौन से रीजंस होते हैं, ठीक है ना। किसी साझेदार की निवृत्ति के कारणों को समझाइए, तो आपके पास ये दोनों में आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे हम। अब देखो ये चीज तो हो गई, रिटायरमेंट होगा, थ्योरी हो गई एक उसकी। अब मेन ये रहेगा कि इसमें अकाउंट कौन कौन से बनेंगे, प्रोसेस क्या होगी रिटायरमेंट की। तो वही बात जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, आपने रिवोल्यूशन अकाउंट पढ़ा होगा। रिवोल्यूशन अकाउंट यानी पुनर्मूल्यांकन खाता, यहां पर भी वही बनेगा रिवोल्यूशन अकाउंट, लेकिन नाम थोड़ा सा चेंज होगा। उसको हम बोल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, लाभ हानि समायोजन खाता, ठीक है। तो पहला अकाउंट कौन सा बनेगा, रिवोल्यूशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जब भी हम अकाउंटिंग प्रोसेस करेंगे तो सबसे पहला अकाउंट वो बनेगा। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इसलिए बनाएंगे कि जो पार्टनर जाएगा हमको उसका शेयर उसको वापस करना है ना, उसको वापस करना है मतलब पैसे देने हैं, उसको देने हैं, तो कौन सा अकाउंट बन जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। और उसके बाद लास्ट में बनेगी एक बैलेंस शीट। जो पार्टनर चला गया उसका, उसमें से हमने शेयर कर दिया, पूरा उसको पेमेंट कर दिया, बचा हुआ शेयर जो रहेगा वो नए आपके जो बचे हुए पार्टनर रहेंगे उनके बीच उसको बैलेंस के रूप में रखेंगे और एक नई बैलेंस शीट यहाँ पर बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं न्यू बैलेंस शीट, ठीक है ना, वार्षिक चिट्ठा बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से वो प्रोसेस होगी, ठीक। यहाँ एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, वो एग्जाम्पल भी मैं आपको समझा रहा हूँ। उससे पहले ये एक दो चीजें देख लो। एक ये पॉइंट देखना, ये थ्योरी में भी पूछा जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस। या तो कोई रिजर्व हो या कोई प्रॉफिट हो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड था, यानी उनके पास बैलेंस शीट में पहले से शो हो रहा था, रिजर्व भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको अपन कैसे बांटेंगे, तो उसके लिए एक एंट्री होती है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना। जब मैं अकाउंट बनाऊंगा, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट बनेगा, तब वहाँ आपको डिटेल समझाऊंगा कि उसको कहाँ लिखा जाता है। बाकी अगर आपसे 2 नंबर में या 3 नंबर में एक एंट्री पूछ ले कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व की जनरल एंट्री क्या होगी, तो वो जनरल एंट्री आपको क्या करना है, देखो प्रॉफिट की कंडीशन में क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी ऑल पार्टनर्स यानी यहाँ पर ए होगा, बी होगा, सी होगा, जो भी ओल्ड पार्टनर होंगे बच्चे उनको अपन दे देंगे। क्या एंट्री हुई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। जितनों को देना होगा वो हम लिख देंगे। ऐसा कैसा रिजर्व भी होता है, रिजर्व होगा तो हम उसकी जगह नाम लिख देंगे रिजर्व अकाउंट डेबिट या जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। इस प्रकार से अपन प्रॉफिट को बांट सकते हैं। इसका उल्टा ऐसा भी हो सकता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने दे दिया लॉस। एक लॉस था जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड था, अब आपको उस लॉस को बांटना है, तो आप एंट्री को पलट दो, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लॉस को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ऑल पार्टनर्स में जैसे अभी बात कर रहे थे हम, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरह से आप ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या जनरल रिजर्व को भी बांट सकते हो, ठीक है। अब कभी कभी आपसे गुडविल की थ्योरी, गुडविल की जनरल एंट्री पूछ ली जाती है, 3 नंबर में पूछ ली जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। 3 नंबर में एक जनरल एंट्री पूछ ली। एंट्री का है कि भाई ए और बी और सी 3 पार्टनर थे, फर्म में से बी रिटायर होता है, बी को रिटायरमेंट के टाइम आपको इतनी गुडविल उसको देना है। स्वाभाविक सी बात है, उसके हिस्से की गुडविल वो लेके जाएगा ना, तो वो गुडविल लेके जाएगा, तो गुडविल लेके जाएगा तो उस गुडविल को देंगे कौन कौन, ओल्ड पार्टनर या बचे हुए पार्टनर। जब आता है तो गुडविल लाता है, गुडविल लाता है तो आपने देखा होगा अपन इसके पहले एंट्री की थी, वो गुडविल लाता था तो हम प्रीमियम के नाम से जमा करते थे और प्रीमियम को ओल्ड पार्टनर में क्या कर देते थे, बांट देते थे। बस सेम कंडीशन, जब वो जाएगा या कोई रिटायर पार्टनर हो रहा है तो उस कंडीशन में उसको उसकी गुडविल पे हम पे करेंगे, हम देंगे। अब गुडविल देंगे तो देंगे कौन कौन, जो पार्टनर बचे हुए हैं वो अपनी हिस्से में से वो गुडविल किसको दे देंगे, उस नए रिटायर पार्टनर को दे देंगे। ये ध्यान रखना है। तो उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पर
अमन, आशीष और नमीश 3 पार्टनर हैं जिनका रेशो दिया हुआ है 5:3:2। गुडविल पुस्तकों में नहीं दिखाई जाती है, परंतु यह सहमति हुई कि इसका मूल्यांकन 1 लाख रुपए का होगा, यानी गुडविल का वैल्यूएशन बता रहा है कि 1 लाख रुपए का है। अमन फर्म से रिटायर होता है और आशीष और निमिष से निश्चित किया गया कि भविष्य में लाभ को वो इक्वल बांटेंगे। अब देखो पहले क्या रेशो दिया है, 5:3:2, 5:3:2, और बाद में वो बोल रहा है कि अपना प्रॉफिट कैसा बांटेंगे, वो इक्वल। छोटी सी बात यहाँ पर क्लियर हो गई कि नया रेशो भी दे दिया, पुराना भी दिया हुआ है, यानी न्यू में से ओल्ड रेशो को हमको क्या करना है, माइनस। क्यों? क्योंकि गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी, यह ध्यान रखना है। और अगर रेशो नहीं दिया होता तो अमन का शेयर खत्म कर देते, हम उस गुडविल को जो है वो 5 और 2 के रेशो में क्या कर देते, बांट देते। ठीक है, अगर वो नहीं दिया होता। लेकिन यहाँ रेशो दिया है, रेशो दिया है तो हमको उसी रेशो में मतलब उसका एक गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा, त्याग का अनुपात निकालना पड़ेगा, और उस अनुपात में हम गुडविल को क्या करेंगे, बांटेंगे। तो देखो आप यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। सबसे पहले हम गेनिंग रेशो निकालते हैं। गेनिंग रेशो कैसे निकालेंगे? अब आपके पास देखो ये न्यू रेशो हो गया 5:3:2, ये हो गया 5:3:2, न्यू रेशो 5:3:2 हो गया। और ओल्ड की अगर हम बात करें तो ओल्ड रेशो देखो, ये यहां पर लिख रहा है नमीश डिसाइडेड टू शेयर इक्वली, ये न्यू हो गया। अब चूंकि यहां पर 3 पार्टनर थे, अब एक पार्टनर रिटायर हो गया, तो स्वाभाविक सी बात है अब पार्टनर कितने बचेंगे, 2। तो उनका रेशो वो बोल रहा है बराबर बराबर होगा, बराबर बराबर होगा मतलब 1:1। अब आपको गेनिंग रेशो निकालना है, तो गेनिंग रेशो के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या है गेनिंग का? गेनिंग बराबर न्यू माइनस ओल्ड। पुराने नए अनुपात में से पुराने अनुपात को क्या करना है, माइनस करना है। अब पहले अपन रेशो निकाल रहे हैं, बाद में एक छोटी सी एंट्री होना है और कुछ नहीं होना है। ठीक है, सबसे पहले क्या है फॉर्मूला बनाया, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो देखो पहले वाले का निकालेंगे हम। अमन रिटायर हो रहा है, यह ध्यान रखना, रिटायर होने वाला पार्टनर कौन है, अमन। तो बचे हुए हैं आशीष और नमीश। तो आशीष का रेशो है 3/10, ये ओल्ड है। और अगर अपन न्यू की बात करें तो 1/2, ये न्यू है। तो हमको इस न्यू में से ओल्ड को क्या करना है, माइनस करना है। तो क्या बनेगा माइनस करने पर, हम सबसे पहले निकालेंगे आशीष का, न्यू है 1/2 माइनस 3/10, ये हो गया। एलसीएम बोलो इसका, एलसीएम 10 ले लेते हैं। 2 से 10 को डिवाइड किया 5 टाइम, 5 1 जा 5 हो गया। 10 से 10 को डिवाइड किया 1 टाइम, 1 3 जा 3 हो गया। आपके पास बचेगा 2/10, ये ए का शेयर हो गया, मतलब आशीष का हो गया। ऐसे ही नमीश की बात करेंगे तो 1/2 माइनस 2/10, इसका भी एलसीएम वही 10 ले लो। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 10 1 जा 10, 1 2 जा 2, ये हो जाएगा 3/10, ये नमीश हो गया। अब आपके पास एक 2/10 है और एक 3/10 है, और टोटल जो गुडविल थी वो ये थी। 1 लाख का निकाल लो 3/10, ठीक है, ये हो जाएगा 30,000। ये नमिश की आएगी 30,000। और आशीष की बात करेंगे हम तो ये 1 लाख इंटू 2/10, ये आशीष की आएगी। यानी 50,000 रुपये हमको उसको देना है। किसको देना है? 50,000 रुपये हमको अमन को देना है। लेकिन उस अमन को देंगे कौन कौन? आशीष और नमीश।
क्या एंट्री होगी, देखो ये एंट्री की है, आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट, नमीश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल अकाउंट। ये 20,000, ये 30,000 और ये टोटल कितने हो गए 50,000। इस प्रकार से एक एंट्री और ये छोटी सी कैलकुलेशन हो गई। जब भी पार्टनर रिटायर होगा हमको ये एंट्री करना है, ये वाली एंट्री को आपको ध्यान रखना है। बताओ, ठीक है? इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है? बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। रिवॉल्यूशन अकाउंट पढ़ा था पिछले चैप्टर में। रिवॉल्यूशन अकाउंट का रूल आपको पता होगा। क्या था रिवॉल्यूशन अकाउंट का रूल? कि एसेट्स इंक्रीज होगी तो क्रेडिट और एसेट डिक्रीज होगी तो डेबिट, और इसका उल्टा था, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो डेबिट और लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। तो मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखो, रवि, सोम और मंगल 3 पार्टनर थे जिनका रेशो 2:3:5 दिया हुआ है और एक बैलेंस शीट बनी हुई है। ये एक तरफ लायबिलिटी है, एक तरफ एसेट्स दी हुई है और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए। 1 जनवरी 19 को मंगल जो है वो रिटायर होता है फर्म से, और रिटायरमेंट के टाइम पे आपको एक रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है, एक पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है, ठीक है? और क्या कंडीशन दी है? इंक्रीज बिल्डिंग एंड फर्नीचर बाय 5%। भवन और फर्नीचर का मूल्य 5% बढ़ जाएगा। याद करो, अभी बताया आपको मैंने, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। बिल्डिंग और फर्नीचर दोनों एसेट होते हैं और एसेट इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड में जाएगी, तो हम परसेंट निकालेंगे और उसको क्रेडिट में लिख देंगे, ठीक है? अभी बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। उसके बाद बोल रहा है वो देनदारों पर 10% का प्रोविजन क्रिएट करना है। जो भी प्रोविजन क्रिएट होगा वो डेटर पर बनेगा बेड डेब्ट्स के लिए, तो वो 10% बढ़ेगा। सीधी सी बात है, प्रोविजन बनाना मतलब लायबिलिटी बढ़ेगी, लायबिलिटी बढ़ेगी तो ये डेबिट साइड आएगी रिवॉल्यूशन अकाउंट के, ठीक है? 2 पॉइंट हो गए आपके पास। तीसरा देखो, तीसरे नंबर पे है लेनदारों पर 5% का डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ठीक है ना? देखो यहां पर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स दे रहा है, कितने परसेंट? 5%। क्रेडिटर यानी लायबिलिटी होता है। अब लायबिलिटी पर डिस्काउंट, सोचो, लायबिलिटी पर डिस्काउंट मतलब किसी को आपको पेमेंट करना है और सामने वाला उस पर आपको डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब उतनी लायबिलिटी कम होगी ना आपकी, उतना दायित्व कम होगा। जब दायित्व कम होगा, लायबिलिटी कम होगी, तो वो जाएगी क्रेडिट साइड, ठीक है? याद रखना, उल्टा नियम है, एसेट्स बढ़ेगी तो क्रेडिट और एसेट्स कम होगी तो डेबिट, लेकिन अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो डेबिट और लायबिलिटी कम होगी तो क्रेडिट। ये 4 रूल आपको ध्यान रहेगा, आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट सही ही जाएगा, गलत होगा ही नहीं, ठीक है? ध्यान रखना है। अच्छा, आगे एक दे रहा है प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंसेस, वैधानिक व्ययों के लिए 200 रुपए का एक प्रावधान बनाना है। बना लो, वही बात बताई अब मैंने, प्रोविजन बनाना मतलब लायबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। अब लायबिलिटी बढ़ेगी यानी डेबिट साइड आना है। देखो ये एक क्वेश्चन दे दिया पूरा, यहां पर समझ लो इसको, ठीक है? देखो यहां पर ये सबसे पहला पॉइंट था, इंक्रीज बिल्डिंग एंड फर्नीचर 5%। तो बिल्डिंग और फर्नीचर का 5% वैल्यू बोल रहा है वो, तो 5% निकालने के लिए अपन बिल्डिंग की वैल्यू देख लेते, कितनी हो रही है। बिल्डिंग कितने की है? बैलेंस शीट बनी हुई है, देखो यहां पर बिल्डिंग है 30,000 की, फर्नीचर है 30,000 का और डेप्टर है 15,000 का, ठीक है? तो 30,000 का उसने कितने परसेंट लिया है? 5%। अब 30,000 का 5% निकालते आना चाहिए आपको, तो 30,000 का 5% देखो कितना होगा। 30,000 का 5%, 30,000 का 5% देखो, ये 1,500 रुपये निकाला है उसने। बोलो, परसेंट निकालते आता है सभी को? 30,000 इंटू 5 और डिवाइड कर दो 100 से, ठीक है? 30,000 इंटू 5 अपॉन 100, तो 30,000 का 10% 3,000 रुपये हो जाता है, 3,000 का आधा कर दो तो ये 1,500 रुपये। देखो बिल्डिंग बढ़ रही है, ये आ गई क्रेडिट साइड। उसके बाद फर्नीचर का वैल्यू भी 5% बढ़ रहा है, तो फर्नीचर देखो कितने का है? वो भी 30,000 का है।
फर्नीचर 30,000 का, तो इसका भी वही 1500 रुपये आ गया, ये आ गया 1500 रुपये। 2 पॉइंट हो गए। फिर वो बोल रहा था आपका रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, देनदारों पर ये बनाना था। देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट काय पर बनता है, ये डेप्टर पर। अब डेप्टर देखो यहीं पर दिए हैं, ये है 15,000 रुपए के डेटर्स दिए हुए, 15,000 का कितने परसेंट, 10%। ये 1500 रुपये यहाँ ले लिया उसने, ये 15,000 रुपये का 10% 1500 ही आ गया। क्लियर है। उसके बाद जाओगे आप डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर को डिस्काउंट देना, क्रेडिटर हमको जो है डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब उतने रुपए वो हमसे कम लेगा। तो देखो ये क्रेडिटर दिए हुए हैं 12,000 के हैं लेनदार, 12,000 का कितने परसेंट, 5%, कम कर दो, ये 600 रुपये देखो इधर लिखा हुआ है क्रेडिट साइड, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर 600 आ गया। और एक अब भी बताया लीगल एक्सपेंसेस के लिए भी एक प्रोविजन बनाया गया है। तो लीगल एक्सपेंसेस के लिए प्रोविजन मतलब वैधानिक व्ययों के लिए प्रावधान भी लायबिलिटी का बढ़ना कहलाएगा। ये लायबिलिटी बड़ी है आपकी, तो ये देखो लायबिलिटी इधर लिख दी, प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंसेस 200। ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, ये देखो 1500, 1500 और 600, इन तीनों को जोड़ा आपने तो 3600 रुपये आ गया। ये 3600 क्रेडिट आ गया, और 15 और 2 1700, तो 0 0, 16 में से 7 जाएंगे तो 9, और 2 में से 1 जाएंगे तो ये आपका प्रॉफिट बच रहा है कितने रुपए का, 1900 बचा प्रॉफिट 1900। अब इस 1900 को आपको डिवाइड करना है, तो रेशो दिया होगा, देखो रेशो मालूम है, ये है 235 के रेशो में बांटना है। तो 1900 रुपये को आप 235 के रेशो में बांट सकते हो। तो ये 235 यानी 10, तो ये 0 से 0 कैंसिल कर दो, तो ये देखो ये आ गया पहले का, दूसरे का और ये तीसरे का, ये 1900 रुपये। ये आपका बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। ये 4 नंबर में भी कई बार पूछ लिया जाता है, कई बार 2 पूछ ले, वो एक में रिवैल्यूएशन पूछ ले और एक में कैपिटल अकाउंट पूछ ले। तो इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, ये आपको मैंने सिंपल सा एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बता दिया इससे रिलेटेड। देखो एक और क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, यहां पर देखो ABC 3 पार्टनर है, ठीक है, इसको भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास लिखा है, इस क्वेश्चन का आपको जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके देखना है। देख लो यहां पर, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट इसका बना करके देख लो, या आप क्वेश्चन पूरा ले सकते हो यहां से, ये इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के देख लो। देख लो यहाँ पर क्या क्या है, मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। प्लांट टू बी डेप्रिशिएट बाय 5%, प्लांट की जो वैल्यू है वो 5% क्या हो रही है, बढ़ रही है, सॉरी डेप्रिशिएट, कम हो रही है, कम हो रही है, तो प्लांट किधर आ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा। स्टॉक इन हैंड टू बी एप्रिशिएट बाय 10%, स्टॉक जो है वो 10% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। स्टॉक बढ़ेगा तो किधर चला जाएगा, क्रेडिट साइड चला जाएगा। ठीक है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएटेड 5% ऑन डेटर्स, तो रिजर्व फॉर डाउटफुल यानी देनदारों पर संचय बनाना है। अभी बताया आपको, कभी भी कोई प्रोविजन क्रिएट किया जाएगा मतलब लायबिलिटी इंक्रीज मानी जाएगी, किधर आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा आपका। और उसके नीचे फिर ये गुडविल वगैरह के बारे में दिया है, तो ये रिवैल्यूएशन में आएंगे नहीं, केवल ये 3 पॉइंट जो है ये रिवैल्यूएशन में आपको लेना है। ठीक है, इस आधार पर आप एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके देख सकते हो। देखो ये उसका रिवैल्यूएशन बना हुआ है, ये देखो दिखाई दिया, स्टॉक बढ़ गया था, ये स्टॉक को क्रेडिट साइड में ले लिया, ये देखो ये स्टॉक ये क्रेडिट में आ गया 1700 रुपए का स्टॉक। उसके बाद प्लांट डेप्रिशिएट हो रहा था 5%, ये प्लांट को कम कर दिया, 150 रुपए हो गया। डेप्टर्स पर प्रोविजन बनाया था, तो आप चाहो तो इसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट भी लिख सकते हो,
या यूं भी मान सकते हैं कि जब भी प्रोविजन बनेगा तो उतना डेप्टर क्या होगा, कम होगा ना, तो आप उसको टू डेटर्स के नाम से भी लिख सकते हो, ये 5% कम हो गया। बस ये 1700 में से ये 150 और 650 दोनों को जोड़ दो, 800 रुपये माइनस कर दो, ये 900 रुपये बचे। इस 900 रुपये को इन तीनों में बांट दिया 3:1 रेशो दिया है, तो ये 900 3:1 यानी 6 से कैंसिल करो, 150 टाइम कैंसिल होगा, 150 इंटू 3 कर दो, 150 इंटू 3 करोगे तो ये 450, 300 और 150, ये बन गया आपका कौन सा अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस तरह से आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हो। देख लो, इसका बहुत इजी है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। अब रिवैल्यूएशन के बाद एक अकाउंट होता है कैपिटल ये भी समझ लो कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। देखो ये कैपिटल दी हुई है ABC, 20,000, 10,000 और 10,000। शुरुआत सबसे पहले इससे कर दो। ये देखो कैपिटल का बैलेंस, हमेशा याद रखना कैपिटल का जो बैलेंस आएगा वो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। मतलब 99% तो क्रेडिट साइड आता है। कभी कभी अगर आप ज़्यादा विड्रॉल करके रख रहे हो, जिसको ड्राइंग बोलते हैं ना, आपने बिजनेस से पैसा ज़्यादा निकाल रखा है, तो उस कंडीशन में फिर वो बैलेंस किस तरफ आता है, डेबिट साइड आता है। ठीक है, बाकी मैक्सिमम टाइम जो है वो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, 10,000 और 10,000, ये तीनों की कैपिटल आ गई। ठीक, अब आपने अभी ये बनाया था रिवैल्यूएशन, ये देखो बनाया था रिवैल्यूएशन 650, 450, 300 और 150, अपन ने तीनों पार्टनर को अभी बांटा था प्रॉफिट। ये प्रॉफिट बांट दिया अपन ने, देखो ये लिखा हुआ है ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये पहले वाले को 450 दे दिया, 300 और 150 दे दिया, दो चीज हो गई। उसके बाद आपके पास एक ही रिजर्व दिया हुआ है, ये देखो रिजर्व फंड। अभी बताया था मैंने, इसके पहले अपन ने जनरल एंट्री की थी, बस वही बात यहाँ है। अगर कोई रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उसको हम क्या करेंगे, जब रिटायर पार्टनर होगा तो उस समय उसके कैपिटल अकाउंट में तीनों को बांट देंगे। तो ये अपन ने बांट दिया, देखो रिजर्व, ये रिजर्व 6,000, 4,000, 2,000, टोटल 12,000 का रिजर्व था। तो 12,000 को 3:1 यानी 6 से कैंसिल किया तो 3,000 कितना हो जाएगा, 2,000 है ना। 2,000 इंटू 3 कर देंगे तो ये 6,000, 4,000, 2,000, ये हो गया आपका एक। क्लियर है। अब रिजर्व भी बढ़ गया। ठीक, अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना है, गुडविल का एक कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। अभी जो जनरल एंट्री बताई थी मैंने आपको गुडविल की, अब देखो इस क्वेश्चन में मैं एक गुडविल की एक कंडीशन बता रहा हूँ, तो आपको एक मेथड भी क्लियर हो जाएगी। यहाँ गुडविल निकालना है आपको, नए जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उस रिटायर पार्टनर को गुडविल का पैसा देना है, लेकिन देंगे कौन कौन, ओल्ड जो बचे हुए पार्टनर रहेंगे वो देंगे, उसका यहाँ पर कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, देखो ये देख लो यहाँ पर ये गुडविल दिया है, देखो औसत वार्षिक लाभ का दुगना होना चाहिए। ठीक है, एक पढ़ो यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज ऑफ एनुअल प्रॉफिट। ट्वाइस मतलब 2 का मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है वो। और ये 10,000, 11,000, 7,000, 8,000 और 10,000। ठीक है ना, देखो 10,000 15 का प्रॉफिट, 11,000 16 का प्रॉफिट, 2017 का 7,000, लेकिन 18 में लॉस दिया हुआ है। कितने का लॉस है, 8,000 का, और 19 में फिर 10,000 का प्रॉफिट दिया है। तो सबसे पहले हम यहीं पर एक गुडविल निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले गुडविल निकाल लेते हैं, ये गुडविल की कैलकुलेशन। अब गुडविल आपने पहले आपको कौन सा प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट, औसत लाभ। ये 4 नंबर में या 3 नंबर में अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो उसको भी यहाँ समझ लेना। एवरेज प्रॉफिट में इन सबको जोड़ लो और जितने ईयर हैं उस ईयर से उसको क्या कर दो, डिवाइड। तो जोड़ो पहले 10,000 एवरेज प्रॉफिट निकालना है अपने को, तो सबसे पहले प्रॉफिट जोड़ना पड़ेगा। तो देखो ये 10,000
10,000 के बाद जोड़ो 11,000, 11,000 के बाद 7,000, 7,000 के बाद पहले 10,000 का प्रॉफिट जोड़ लो और फिर 8,000 रुपये इसको ब्रैकेट में लिख दो। ब्रैकेट का मतलब लॉस हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ 10 और 11 21 और 10 31 और 7 38, 38 में से 8 जाएंगे, ये 30,000, ये 30,000 का आपका टोटल प्रॉफिट हो गया। अब एवरेज निकाल लो। एवरेज प्रॉफिट बराबर 30,000 डिवाइड में 5, तो 6,000 आ गई एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल उसने बोला था ट्वाइस, ये पढ़ लो, दुगने के बराबर ख्याति है तो ट्वाइस, तो 6,000 इंटू 2 करोगे तो आपकी गुडविल कितनी आ गई? 12,000 की आ गई। ये गुडविल आ गई 12,000 की। अब रिटायर कौन हो रहा है जरा एक बार चेक कर लेना। इसको चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट देख लो। ठीक है, ये हो गया। अब रिटायर कौन हो रहा है यहाँ चेक करेंगे। अच्छा ये एक मिनट देखो, ये 12,000 रुपये है। अब 12,000 रुपये गुडविल अभी याद रखना, इसको भी अपन देखते हैं कि जो जा रहा होगा उसके शेयर में उसको बांटना पड़ेगा। ठीक है, ये अपन ने गुडविल 12,000 की निकाल ली है। अब इसको समझते हैं। ये देखो कौन रिटायर हो रहा है, पहले ये देख लो। ये रेशो दिया हुआ है 3:1 और रिटायर हो रहा है, सी अलग होता है फर्म से। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, सी को गुडविल का पैसा देना है तो सी का हिस्सा कितना है? सी अलग हो रहा है 3:1, तो सी का हिस्सा 1 है। ठीक है, और उसको हम 1 शेयर देंगे, लेकिन देंगे कौन कौन? बचे हुए पार्टनर ए और बी। तो अब यहां देखो कैसे लिखेंगे उसको। बस ये वाला पॉइंट अगर आपने कर लिया, ये देखो इसको अपन समझ लेते हैं। 12,000 रुपए की गुडविल है, हमको सी का शेयर निकालना है। तो सी का शेयर ये टोटल था 3:1। ठीक है, तो निकालो, इससे गुडविल निकल के आ गई 2,000। 2,000 रुपए सी को देना है गुडविल के, लेकिन उस 2,000 रुपए को देंगे कौन कौन? तो ये 2,000, ये देखो 3:1 ये चला गया, तो आपके पास बचे कौन कौन है? ये 2 बचे हैं। बस तो इस रेशो में बांटना है गुडविल को। तो ये 2,000 रुपए को 3:2 यानी 5 से कैंसिल करोगे तो एक हो जाएगा 1,200 और एक हो जाएगा 800। बस ये कॉन्सेप्ट है। इसको अब लिखना कैसे वो समझ लो, आपका ये 4 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद सीबीएसई में भी ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जा सकता है, तो वहां भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है पॉइंट। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। गुडविल जाने वाला पार्टनर कौन है? जाने वाला पार्टनर है सी, और बचे हुए कौन कौन है? ए और बी। तो पैसा सी को देंगे, लेकिन देंगे कौन कौन? ए और बी। तो याद रखो, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है लिखेंगे उसके क्रेडिट में गुडविल का पैसा। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है लिखेंगे किधर? क्रेडिट में। लेकिन नाम कौन कौन का आएगा? बचे हुए पार्टनर का। बचे हुए पार्टनर कौन कौन है? ए और बी। देखो ये लिखा है बाय एज कैपिटल अकाउंट। देखो ये 1,200 रुपए ए ने दे दिए, दिए किसको है? सी को। बाय बीज कैपिटल अकाउंट 800 रुपए किसने दे दिए? बी ने दे दिए। हो गए 12 और 8, 2,000 रुपए हो गए। 1,200 और 800 रुपए मिला करके ये हो गया। अब बताओ, रिटायर पार्टनर लिखेंगे क्रेडिट साइड में, नाम आएगा बचे हुए पार्टनर का, ये तो उधर चला गया। अब पैसा दिया कौन कौन ने है? ए ने और बी ने। अब बताओ, ए और बी के खाते में से भी तो पैसा कम होगा। कम होगा मतलब उनके खातों में से पैसा निकालना पड़ेगा ना, तो डेबिट में अपन कम कर देंगे। किसको पैसा दिया है? सी को। कौन ने दिया है? ए ने दिया है 1,200, बी ने दिया है 800। 1,200 ए में से कम हुआ, सी के खाते में चला गया। 800 बी में से कम हुआ, सी के खाते में चला गया। ये उनके अकाउंट से कम हो गया और सी के अकाउंट में जाकर के प्लस हो गया। ये गुडविल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बस अब रिटायर पार्टनर का पेमेंट करना है। अगर आपके पास कैश हो तो नगद पेमेंट कर देना, कैश नहीं हो तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। देखो यहां पर टोटल करो, 10,000 और ये 12 और 2 14, 14,150 रुपए अपने को सी को देना है। क्या आपके पास 14,150 रुपए है?
कैसे पता करोगे है या नहीं, ये देखना पड़ेगा कैश। ये बैलेंस शीट देखो, ये है 15,000 रुपए हैं आपके पास, 15,600 रुपए हैं आपके पास, और देना मात्र कितने हैं, 14,150 दे सकते हैं। हो जाएगा पेमेंट कैश, कर दिया। देखो यहाँ किया उसने, ये देख लो, ये किया है। ये 14,150 का टोटल लगाया, यही टोटल यहाँ लगाया, और ये किस नाम से लिखा है, टू कैश अकाउंट। और बचे हुए पार्टनर का बैलेंस निकाल दो। ये 1 2 3 इनको जोड़ा तो ये आया, इनको जोड़ा तो ये आया, यही टोटल यहाँ लगा दिया, और इसमें से इसको माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, ये बैलेंस बचेगा। ये आपका कौन सा अकाउंट बन गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस प्रकार से एक कंप्लीट अकाउंट बनाया जा सकता है। इसको आप प्रॉपर देख लो, समझ लो। ये मैंने आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का एक न्यूमेरिकल, पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंप्लीट बता दिया। ठीक है, रिवोल्यूशन अकाउंट देख लो इसमें, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हो वो देख लो, और गुडविल का कॉन्सेप्ट कैसे होता है, गुडविल को कैसे एडजस्ट किया जाता है। पार्टनर जाएगा तो क्या एंट्री होगी, अगर इसमें एंट्री करने को बोले तो एंट्री क्या होगी, अभी आपको इसके पहले एंट्री बताई थी ना, क्या होगी एंट्री, कौन कौन जा रहे हैं, मतलब कौन कौन बचा हुआ है, ए और बी, क्या एंट्री हो जाएगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट। इस प्रकार से एक जनरल एंट्री भी की जा सकती है जो अलग से पूछी जा सकती है। कंप्लीट क्वेश्चन हो तो इस प्रकार से कर सकते हो। आप इसको देखो, समझो। ये रिटायरमेंट वाला पूरा वीडियो था। ठीक है, अगले वीडियो में हम एक डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।